Hello guys and welcome to our YouTube channel Law and Order. आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ एक्ट 1882 की सीरीज़, जिसमें मैं कवर करने वाली हूँ हर एक सेक्शंस विद इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स एंड ऑल अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी प्रोविजंस हैं, जितने सेक्शंस हैं, जितने चैप्टर्स हैं, सारे हम वन बाय वन डील करने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन से। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होता क्या है। बेसिकली जब हम अपनी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी के राइट्स और लायबिलिटीज़ को किसी सेकंड पर्सन को देते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो कहलाता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है एक्ट नंबर 4 ऑफ 1882। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने अपना बेयर एक्ट्स में कई बार जहाँ से सेक्शन स्टार्ट होते हैं वहाँ देखा होगा, ऊपर लिखा हुआ कि एक्ट नंबर 10 ऑफ डैश ईयर एंड ऑल। इसका मतलब होता है कि ये 1882 में पास होने वाला फोर्थ एक्ट है। 1882 में पास होने वाला फोर्थ एक्ट है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सेकंड हम बात करते हैं कि ये एक्ट पास हुआ था 17 फरवरी 1882 को, लेकिन ये एनफोर्स हुआ था 1 जुलाई 1882 को। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्ट पास कब हुआ था, तो 17 फरवरी 1882, और एनफोर्स कब हुआ था, तो 1 जुलाई 1882। इसके बाद इसमें टोटल 8 चैप्टर्स और 137 सेक्शंस हैं, जिनको हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। इसके बाद ये देखा जाए तो दोनों ही मूवेबल और इमूवेबल दोनों ही प्रॉपर्टीज़ पे अप्लाई होता है। एंड लास्ट इसमें जो अमेंडमेंट्स होते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं वो यूनियन और स्टेट दोनों ही कर सकते हैं। इसीलिए ये शेड्यूल 7 के थर्ड लिस्ट यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री नंबर 6 में गवर्न होता है। ओके, ये हो गया एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं, अब ये तो हो गई 1882 के बाद की बात कि 1882 में एक्ट आया, लेकिन क्या उससे पहले 1882 से पहले इंडिया में प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र नहीं होती थी? और अगर इंडिया में प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र होती थी तो वो किस तरीके से इंडिया में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती थी? यानी कि बिफोर, ये हम लिखेंगे यहाँ बिफोर टीपीए, टीपीए के आने से पहले या टीपीए के आने तक का सफ़र। सबसे पहले जो टीपीए था वो टीपीए पर्सनल लॉज से गवर्न होता था। पर्सनल लॉज जैसे हिंदूज़ के अपने लॉज थे और मुस्लिम्स के अपने लॉज थे, जिनके अकॉर्डिंग वो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र किया करते थे। लेकिन उसके बाद जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा मतलब इंडिया के लीगल सिस्टम के साथ वो लोग इन्वॉल्व हो गए। ब्रिटिशर्स इंडिया के लीगल सिस्टम के साथ इन्वॉल्व हो गए। इन्वॉल्व होने के बाद ब्रिटिशर्स ने देखा कि इंडिया में टीपीए का कोई एक्ट नहीं है, उन्होंने कुछ रेगुलेशंस लेकर आए। ठीक है, ये रेगुलेशंस कौन लेकर आया? ये रेगुलेशंस ब्रिटिशर्स। ओके, ये ब्रिटिशर्स। ओके, इन रेगुलेशंस में सबसे पहले बंगाल रेगुलेशन 1728, देन मद्रास रेगुलेशन 1802, देन अगेन बंगाल रेगुलेशन 1806 एंड देन बॉम्बे रेगुलेशन 1827। उसके बाद इनफॉर्मल कोड्स इस्टेब्लिश किए गए। उसके बाद इनफॉर्मल कोड्स इनफॉर्मल कोड्स इस्टेब्लिश किए गए। लेकिन उन कोड्स को फिर लगा कि इंडिया में जो लॉ है, यानी कि बेसिकली इंडिया में कोई लॉ नहीं था अपना, लेकिन जो ये पर्सनल लॉज या जो ये रेगुलेशंस थे वो इतने क्लियर नहीं थे जितने कि इंग्लैंड में हुआ करते थे। टीपीए के 1882 में जब टीपीए एनफोर्स हुआ तो उससे पहले जो कोर्ट्स थे
जो कोर्ट्स ने एक इंग्लिश प्रिंसिपल, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, तो इस प्रिंसिपल के बेसिस पे प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने लगे। ठीक है, टीपी यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। सो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने लगे। अब क्योंकि कोई एक स्टैट्यूटरी प्रोविजंस नहीं थे, सो हाई कोर्ट्स ने उस टाइम पे एक्सप्रेस किया कि अब इंडिया को एक स्पेसिफिक एक्ट की ज़रूरत है। सो ये सब जिसका एक अगर मेन रीज़न बोला जाए तो क्योंकि इस प्रिंसिपल के बेसिस पर जब गवर्न होता था तो इस प्रिंसिपल से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग या फिर इनसर्टन डिसीजंस निकल के आते थे। तो फिर ये सारी चीज़ों के बाद में इंडिया को भी एक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की ज़रूरत पड़ी। फिर हम आगे देखेंगे कि अब ये तो हो गई सारी हिस्ट्री की बात। अब टीपीए बेसिकली आया कैसे? तो सबसे पहले प्रिवी काउंसिल ने क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, यह मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने बेसिकली प्रिवी काउंसिल को ऑर्डर दिया। प्रिवी काउंसिल के ऑर्डर देने पे फर्स्ट लॉ कमीशन अपॉइंट हुई। ठीक है, प्रिवी काउंसिल ने ऑर्डर दिया, फर्स्ट लॉ, क्वीन एलिजाबेथ ने ऑर्डर दिया प्रिवी काउंसिल को, प्रिवी काउंसिल ने फर्स्ट लॉ कमीशन अपॉइंट की। फर्स्ट लॉ कमीशन ने टीपीए को ड्राफ्ट किया और फिर इसको रेफर कर दिया एक सेलेक्ट कमेटी को। ओके, अब ये सेलेक्ट कमेटी ने क्या किया? ये सेलेक्ट कमेटी ने पब्लिक का ओपिनियन लिया, पब्लिक का ओपिनियन लिया, लेकिन पब्लिक ने बहुत ज़्यादा इस एक्ट को क्रिटिसाइज किया। अब क्रिटिसाइज करने के बाद में इस एक्ट को, अब क्योंकि पब्लिक ने क्रिटिसाइज कर दिया तो बेसिक सी बात है कि एक्ट तो अब पास होने से रहा, तो इसको क्या हुआ, फिर सेलेक्ट कमेटी ने अगेन सेकंड लॉ कमीशन को इसको रेफ़र किया। देन सेकंड लॉ कमीशन ने जितने भी क्रिटिसिज्म थे उन सारे पॉइंट्स को रिवर्स किया, उन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए उसमें चेंजेस किए, रीड्राफ्ट किया, एंड देन फाइनली ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में हमारा पास हो गया। ओके, तो ये थी बेसिकली हिस्ट्री की बात कि कैसे टीपीए आने से पहले इंडिया में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी गवर्न होती थी, कैसे टीपीए बना। तो ये सारी बातें हमने यहाँ तक देखी। अब हम आगे बात करेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का स्कोप क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है पॉइंट है वो है अपना कोडिफाइड लॉ, यानी कि ये एक रिटन लॉ है, यानी कि प्रॉपर लॉ है, कोडिफाइड है, पूरे तरीके से लिखा हुआ है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, एंड देन हम देखेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक बेसिकली सब्सटेंटिव लॉ है। सो सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है? जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ की बात करता है, जैसे कि आईपीसी हो गया जो पनिशमेंट बताता है कि क्या इंडिविजुअल्स के राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं। ओके, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, जैसे कि अपना ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया। एक होता है प्रोसीजरल एक्ट। तो प्रोसीजरल लॉ क्या होता है? प्रोसीजरल लॉ वो होता है बेसिकली जिसमें कि सब्सटेंटिव लॉ का प्रोसीजर होता है कि कैसे वो चीज़ फॉलो होनी चाहिए, जैसे कि अपना सीआरपीसी हो गया, सीपीसी हो गया, तो वो सारी चीज़ें होती हैं सब्सटेंटिव लॉ। ओके, देन फिर बेसिकली मोस्टली ये इमूवेबल प्रॉपर्टी को गवर्न करता है। ये चीज़ें हम आगे देखेंगे कि इसके कौन से सेक्शंस मूवेबल को गवर्न करते हैं, कौन से सेक्शंस इमूवेबल को, बट बेसिकली जो इसके मेन सेक्शंस हैं वो सारे चैप्टर्स इमूवेबल प्रॉपर्टी को ही गवर्न करते हैं। एंड द फोर्थ इज नॉट एग्जॉस्टिव लॉ, यानी कि नॉट एग्जॉस्टिव का मतलब है नॉट कंप्लीट, यानी कि ये एक्ट अपने आप में ही पूरा कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसको चलने के लिए, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी सहारा लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन एक्ट का भी सहारा लेना पड़ता है।
ठीक है। और बहुत सारे एक्ट इसमें शामिल होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि ये नॉट एग्जॉस्टिव लॉ है, यानी कि ये लॉ खुद में ही पूरा नहीं है। एक पॉइंट इसका ये भी है कि इसके जो चैप्टर्स होते हैं, काफ़ी सारे इसके चैप्टर्स हैं जो मुस्लिम लॉ पे एप्लीकेबल नहीं होते, तो ये चीज़ भी हम आगे डील करेंगे। दूसरा, अगर हम बात करते हैं टेरिटोरियल लिमिटेशन की, तो वैसे तो ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है, वैसे तो ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है, लेकिन पंजाब में अभी तक टीपीए एप्लीकेबल नहीं होता। पंजाब में आज भी इक्विटी, गुड कंसाइंस और जस्टिस वाले प्रिंसिपल पे, यानी कि जो इंग्लिश प्रिंसिपल था जो हमने आगे देखा, उसी के बेसिस पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है। ये भी हम आगे सेक्शंस, जो अपना सेक्शन 1 पढ़ेंगे, उसमें हम ये चीज़ पूरी डिटेल से देखेंगे कि किन किन जगहों पे टीपीए एक्ट कैसे अप्लाई होता है, कैसे अप्लाई नहीं होता, पंजाब में कब से अप्लाई नहीं होता, और पहले और भी ऐसे स्टेट्स थी जहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ करता, तो वो सारी चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड देन लास्ट पॉइंट है ट्रांसफर्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एक्सक्लूडेड। अब ये वाला पॉइंट हम नेक्स्ट वाली वीडियो में समझेंगे, नेक्स्ट वाली स्लाइड में समझेंगे। सो ये अपनी स्लाइड आ गई नेक्स्ट, ट्रांसफ़र। अब इसमें बेसिकली बताया कि ट्रांसफ़र होता कैसे है। तो ट्रांसफ़र 2 तरीके से हो सकता है, पहला पार्टीज़ के एक्ट से, दूसरा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ से। तो ऑपरेशन ऑफ लॉ में आता है सक्सेशन और एग्जीक्यूशन, यानी कि बेसिकली जो कोर्ट जब ऑर्डर देता है कि भाई आपको अपनी प्रॉपर्टी बाय सक्सेशन या एक्जीक्यूशन, जो आपने मुस्लिम लॉ में पढ़ा हुआ होगा, उन तरीके से डील करता है। तो वहाँ पे हमारा पॉइंट क्या था कि ट्रांसफ़र बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एक्सक्लूडेड, यानी कि जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र ऑपरेशन ऑफ लॉ से होगा, कोर्ट्स जो ट्रांसफ़र करेंगी वो प्रॉपर्टी, वो उस पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी गवर्न नहीं होगा, यानी कि वो चीज़ यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएगी। सो अब इंक्लूड क्या चीज़ होगी, तो अब ये तो ऑपरेशन ऑफ लॉ की बात हो गई, इसको हम यहीं भूल के इसको साइड पे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक्ट ऑफ पार्टीज से किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है। जिसमें पहला होता है टेस्टामेंट्री। टेस्टामेंट्री यानी कि आपका विल, जो आपकी वसीयत होती है वो। सो ये भी बाई कोर्ट होती है, तो इसको भी हम छोड़ देंगे, यानी कि ये भी टीपीए में गवर्न नहीं होगा। लेकिन अब हम देखेंगे दूसरा है हमारा इंटर वाइवो। अब इंटर वाइवो का मतलब क्या होता है? इंटर वाइवो का मतलब होता है यानी कि जो लिविंग पर्सन्स होते हैं, यानी कि जो लिविंग पर्सन्स होते हैं, ये आप देख लेना, थोड़ा ऐसे ही लिखा है। सो जो लिविंग पर्सन जो ट्रांसफ़र करते हैं, वही ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर एप्लीकेबल होता है। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? तो इंटर वाइवो के अंदर अपना सेल, मॉर्गेज, लीज, एक्सचेंज, गिफ्ट, एक्सनेबल क्लेम, सो ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है इंटर वाइवो। यानी कि ये सारी चीज़ें जब होंगी, यानी कि जब आप सेल कर रहे हो, जब आप मॉर्गेज जब आप किसी प्रॉपर्टी को बेच रहे हो, जब आप किसी प्रॉपर्टी को गिरवी रख रहे हो, जब आप किसी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रहे हो, जब आप अपनी प्रॉपर्टी को एक्सचेंज कर रहे हो, या आप किसी को गिफ्ट कर देते हो, या एक्शनेबल क्लेम होगा, तो इन सारी ही चीज़ों में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट गवर्न होगा। ओके, सो ये हमने देखा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने हिस्ट्री के सबसे पहले हमने इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, देन हमने उसकी हिस्ट्री देखी टीपीए की, फिर हमने देखा कि कैसे जो है वो टीपीए ड्राफ्ट हुआ, कैसे टीपीए एनफोर्स हुआ, देन हमने इसमें देखा कि स्कोप क्या है टीपीए का, देन फिर हमने देखा कि ट्रांसफ़र किन किन तरीके से हो सकता है। एंड ये तो हुई आज की बात पूरी। अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी मैं पार्ट 1, यानी कि प्रीलिमिनरी सेक्शन, जो चैप्टर 1 है, जिसमें कि सेक्शंस हमारे 1 to 4 रहेंगे। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और हमारा यूट्यूब चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।